हेलो स्टूडेंट्स, रेडी फॉर टुडे लेक्चर। आज तक मैंने आपको जितने भी लेक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकॉनमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक, जितने भी लेक्चर मैंने आपको दिए हैं, इन सभी की मैंने सब्जेक्ट वाइज एक प्लेलिस्ट रेडी कर दी है। अब तक आपके सारे लेक्चर आपको कॉन्टीन्यूटी में उस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे और जितने भी आगे फ्यूचर में आपको मैं लेक्चर डिलीवर करूँगी वो उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो कॉन्टीन्यूटी के लिए आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस जो इंडियन इकॉनमी के हम जो कंडीशन एट द टाइम ऑफ 1950 से लेकर 1990 के बीच में इंडियन इकॉनमी कैसी थी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्री सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। जो इंडस्ट्री सेक्टर है, नो डाउट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इकॉनमी। ये एक एपिसेंटर है, ठीक है ना। अगर हमें इकॉनमी की ग्रोथ को करना है तो इम्पोर्टेंस इसकी जो अच्छी ग्रोथ ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होएगी, लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम से डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिमांड से प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। ये सारा ग्रोथ प्रोसेस में चलता रहता है। एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडस्ट्री। तो सेकंड, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्री सेक्टर में सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है वो मोर रिलायबल है कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनसर्टेनिटी के कारण, क्योंकि एग्रीकल्चर मौसम पे डिपेंड होने के कारण अनसर्टेनिटी है वहाँ पे, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो आपकी एम्प्लॉयमेंट है मोर स्टेबल है। तो ऐसे मॉडर्नाइजेशन बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज़ की जो आपकी इम्पोर्टेंस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इंडस्ट्री फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, नेचुरली प्रोडक्शन है तो जीडीपी की कंट्रीब्यूशन भी है। तो जो एट द टाइम ऑफ 1990-50 में जो आपकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में थी दैट वाज 11.8, इट विल फिर इंक्रीज होते होते 90 तक 24.6 जो इसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन था। तो ये तो जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, आपको पता है सिर्फ कॉटन, जूट जो इंडस्ट्रीज थी वही हम फेमस थे उसमें। और कुछ एक दो और इंडस्ट्रीज जो टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की दो ब्रांचेस थी। एक उसकी थी आपके पास जमशेदपुर, नाउ इन झारखंड है, ठीक है ना, झारखंड, एंड अदर इन कोलकाता। दो ही इसकी जो आपके पास इंडस्ट्रीज जो थी। अब मेन जो इंडस्ट्रीज है प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो जो एट द टाइम जो हमने अभी तब हमारी जो प्लानिंग कमीशन आया था तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के बारे में सोचा गया कि इसको कैसे ग्रोथ करनी है। तो जो हमारी प्लानिंग की सेकंड प्लान थी उसका मेन मोटिव हमारी इंडस्ट्रीज को उसकी ग्रोथ पे था। तो ये जो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने क्या देखा कि प्राइवेट सेक्टर तो इतना उसके पास पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर ने ये रियलाइज़ किया कि उसको देश में अगर हमने ग्रोथ करनी है अपने इंडस्ट्री सेक्टर की तो उन्हें एक मेन लीडिंग रोल प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि क्यों उनको नीड लगी, जो हमने व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स थे, क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या नीड ऑफ पब्लिक सेक्टर को जो लिया उसने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की, ठीक है ना। सबसे पहले था आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल यानी कि जो पैसा है उसके प्राइवेट सेक्टर के पास कम था तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ा। सेकंड, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके लिए लैक ऑफ इंसेंटिव थे, यानी कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मार्केट वो इतना उनको वो एनकरेजमेंट नहीं थी कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करें। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो काम करता है अपनी प्रॉफिट मोटिव के लिए, एक सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स के कारण भी गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक मेन लीडिंग रोल प्ले करना पड़ा, ठीक है। व्हाट आर दी काज, गवर्नमेंट को क्यों स्ट्रेटजी अपनानी पड़ी, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर ड्यू टू लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर के कारण गवर्नमेंट ने एक जो पहले 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो फर्स्ट थी अडॉप्ट की, और उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर हमने टाइम पीरियड स्टडी करना है 1950 से 1990 के बीच। तो गवर्नमेंट ने एक 1956 में एक आईपीआर, शॉर्ट फॉर्म है आईपीआर, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड, ठीक है। आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इन 1956 में अडॉप्ट की।
जिसके कारण क्या था, इसको जो इंडस्ट्रीज थी उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है ना। 3 कैटेगरी, क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरी, मतलब शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। जो शेड्यूल ए था उसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज थी एट दैट टाइम। शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज। मेन कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, जैसे आर्म्स, एम्यूनिशंस, जैसे गोला बारूद, हथियार बनाने की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, एटॉमिक एनर्जी, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे एट्सेट्रा, ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी शेड्यूल ए में आती थी। और इस पे सोल मतलब किसकी थी मोनोपोली थी, ये सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर थी। इसको जो भी करना, एस्टेब्लिश करना, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। सेकंड फिर आपके पास आ रहा था शेड्यूल बी इंडस्ट्रीज। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी, जो मेन एल्यूमिनियम, मेडिसन, फर्टिलाइजर एट्सेट्रा। तो शेड्यूल बी की जो इंडस्ट्रीज में मेन लीडिंग रोल तो गवर्नमेंट का ही था, ठीक है। तो बाद में उसका सप्लीमेंट वो जो थे प्राइवेट सेक्टर था। लीडिंग रोल गवर्नमेंट और सप्लीमेंट रोल जो था आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट उनको प्राइवेट सेक्टर का रोल था। थर्ड आपके पास आ रही है फिर शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में वो इंडस्ट्रीज थी जो शेड्यूल ए शेड्यूल बी में नहीं आती थी, दैट वर इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी। और इसके लिए भी उनको जिसने भी इंडस्ट्रीज मतलब इस्टेब्लिश करनी है तो एक लाइसेंस पॉलिसी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की। उसको इंडस्ट्रीज को सेटअप के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी IPR एक्ट था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन 1956। क्लियर कट शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म, डेट वगैरह, ठीक है। 3 मतलब उसको 3 इसकी क्लासिफिकेशन की गई 3 पार्ट्स में, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। शेड्यूल ए यानी कि डोमिनेटेड बाय ओनली गवर्नमेंट सेक्टर, शेड्यूल बी में प्राइवेट सेक्टर उनकी हेल्प आगे सप्लीमेंट था उनके पास, तो मेन लीडिंग रोल गवर्नमेंट सेक्टर का ही था। शेड्यूल सी अदर इंडस्ट्रीज, पर उनको सेटअप के लिए पहले लाइसेंस लेना ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ने एक इंट्रोडक्शन मतलब फिर की, गवर्नमेंट ने सिस्टम ऑफ लाइसेंस और लाइसेंस राज, ठीक है ना। इसका मतलब था कि होता क्या लाइसेंस, आपको पता ही है, मतलब परमिशन लेनी, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल एक मतलब इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज ए रिटन परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये क्लियर कट वही पूछा जाता है कि व्हाट इज इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस मतलब मींस इज ए रिटन परमिशन थी फ्रॉम गवर्नमेंट से जो लेनी पड़ती थी। और इसका पर्पस क्या था, क्यों लेनी पड़ती थी। एक तो फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, किसी ने कोई न्यू इंडस्ट्रीज की सेटअप करनी है तो उसके लिए पहले उसको लाइसेंस लेना जरूरी था। सेकंड, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, जो ऑलरेडी पहले इंडस्ट्रीज है उसको अगर हमने एक्सपैंड करना है, अपने काम को ज़्यादा करना है तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस लेना ज़रूरी था। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर अपने प्रोडक्ट में हम डाइवर्सिफिकेशन वैरायटी चाहते हैं तो दैट्स भी आपको एक मतलब लाइसेंस लेना ज़रूरी था। और ये जो मोटिव था, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये लाइसेंस था, जो बैकवर्ड एरिया थे ना जो अपने, उनमें जो लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस था वाज वेरी इजी। वाई, रीज़न क्या था, जो टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, यानी कि टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, यानी कि जो भी इनइक्वालिटी थी हमारी इकोनॉमी में उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो बैकवर्ड एरियाज थे उनके लिए जो लाइसेंस सिस्टम था ईजी था, ईजिली अवेलेबल था। पर्पस में लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के पीछे टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। ये भी क्लियर कट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्पस क्या था इंडस्ट्रियल लाइसेंस के पीछे, टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी की, इक्वालिटी का गोल को पूरा करना था, ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने साथ में बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको टैक्स कंसेशन, टैक्स से छूट भी दी जाती थी, उनको सब्सिडीज इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे सस्ते रेट्स में प्रोवाइड की जाती थी एट दैट टाइम, ठीक है। नो डाउट, पर इन सब के ड्रॉबैक भी थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। एक तो ठीक है वीकर सेक्शन के लिए अच्छा था स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, पर जो दूसरे सेक्टर्स थे उनके लिए टाइम कंज्यूमिंग भी था और उनका मिसयूज़ भी होता था। मिसयूज़ भी क्यों, मान लो कि कंपटीशन के डर से डरते थे तो हम ऐसे ही कई बार एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रीज थी वो एक लाइसेंस और ले लेते थे, ठीक है ना। यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, नो डाउट इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी था, बट इसके कुछ ड्रॉबैक भी थे, इसका मिसयूज़ पॉसिबल था एंड ये टाइम कंज्यूमिंग थी।
ठीक है। ये आगे आपके पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे 2 मार्क्स में पूरा पूरा कट्ठा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो जस्ट आपको नहीं तो अदरवाइज आप इसकी कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है कि वाई सेटअप क्यों किया गया, कुछ भी आपको पता है, आप जो पेपर है आपको, ठीक है ना, सारी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी तरीके से भी बन जाएंगे, क्लियर। फिर अब आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ही गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर एसएसआई शॉर्ट टर्म फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्लियर कट आपको ये टर्म याद होनी चाहिए, व्हाट इज एसएसआई यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने क्या किया इन 1955, डेट ईयर्स वगैरह सब कुछ याद होना चाहिए आपको, क्लियर कट, ठीक है। इन 1955 गवर्नमेंट ने द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एक कमेटी, कार्वे कमेटी, ठीक है, कार्वे कमेटी की सेटअप किया इन 1955। फुल नेम द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, जिसको हम कार्वे कमेटी भी बोलते हैं, उसको सेटअप किया गया। इसके मतलब क्या थी, जो इंडस्ट्रीज की लिमिट थी एट दैट टाइम जो 50 लाख थी, जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 लाख थी इसकी जो लिमिट थी, जो उसको बोलेंगे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पर अब ये जो लिमिट इंक्रीज करके एट नाउ 1 करोड़ है, पहले 5 लाख थी अब 1 करोड़। और जो आपकी एसएसआई इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, हम तो 1950 के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं ना, तो एसएसआई अब नहीं है, ये अब एमएसएमई होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर आती हैं एसएसआई इंडस्ट्रीज, ठीक है। पर आपको एसएसआई की फुल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुई, तब इसकी लिमिट 5 लाख थी, ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और इसका फीचर्स क्या था, एसएसआई के पीछे गवर्नमेंट का फीचर्स क्या था, इसकी जो मेन मतलब पर्पस हो वही था टू प्रमोट रीजन इक्वालिटी। इसके क्या फीचर्स, इसमें क्या खासियत क्या थी, खासियत इसकी ये थी, इसके ये फीचर्स थे, एक तो ये लेबर इंटेंसिव थी, लेबर इंटेंसिव यानी कि हमारे पास लेबर ज़्यादा थी, कैपिटल की शॉर्टेज थी, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के होने के कारण इसको मतलब ईजी था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलनी स्टार्ट हुई। लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी थी, स्मॉल होने के कारण इसकी लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी भी, उसको कहीं भी हम सेटअप इजीली कर सकते थे। दूसरा नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, एसएसआई इंडस्ट्रीज की मतलब स्टैब्लिशमेंट के लिए हमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती थी। इन सभी बातों के कारण ये इसके सारे फीचर्स हैं, वाई एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, उसके ये फीचर्स हैं। नो डाउट ये जो आपको कई बार क्रिटिकल, हमने भी फॉरेन ट्रेड के बारे में स्टडी करना है, कई बार क्वेश्चन वैसे ही पूछा जाता है, कई बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी की क्रिटिकल अप्रेजल भी पूछा जाता है, तो ठीक है, क्रिटिकल में आपने दोनों मेरिट्स भी बतानी है, इसके क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या मेरिट्स थी, ठीक है ना, तो साथ में इसके साइड ड्रॉबैक्स भी बताने हैं कि इसका मिसयूज था, टाइम कंज्यूमिंग थी, क्लियर। नाउ कम टूवर्ड फॉरेन ट्रेड, कि हमारा 1950 से लेकर 1990 के बीच में फॉरेन ट्रेड कैसा था। जो फॉरेन ट्रेड था उसको, फॉरेन ट्रेड होता है कंट्री का, जो हमारी कंट्री का दूसरे कंट्रीज के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट जो हम बाहर सामान भेजते हैं, इंपोर्ट जो बाहर से हमारी कंट्रीज में आता है, उसके बारे में फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी बनानी थी दैट वाज, ठीक है। फॉरेन ट्रेड जो था गवर्नमेंट का उस समय टारगेट था कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि जो भी हमने ट्रेड करना है उसको हमने अपनी ही कंट्री के अंदर जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो गुड्स को बाहर से इंपोर्ट ना करके हमने अपनी ही कंट्री के अंदर उनकी प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, दैट इज इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी कि अपनी ही कंट्री के अंदर उसकी प्रोडक्शन करनी है। अगर इसको टेक्निकली देखा जाए तो इसका टेक्निकली नाम था इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं उससे मिलती जुलती गुड्स की हमने अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। और व्हाट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, क्लियर कट आपको पूछा जाता है पेपर में, पता होना चाहिए। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू ए पॉलिसी, उस पॉलिसी को रेफर्स करता है ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि जो हम अपनी गुड्स की प्रोडक्शन पहले बाहर से मंगवा रहे थे उसको हमने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ही उसका सब्स्टिट्यूट उसका बनाना है, दैट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू ए पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, डोमेस्टिक अपनी कंट्री में उनकी प्रोडक्शन करके उनका सब्स्टिट्यूट को बनाना। तो जो इसका बेसिक एम था वो क्या था,
क्यों मतलब हमने ऐसा सोचा, एक तो सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज, जब हम बाहर से कोई इम्पोर्ट करते हैं तो नेचुरली जो हमने पेमेंट करनी है तो उनकी करेंसी में ही उसको पे करेंगे। हमारे पास वो पहले ही शॉर्टेज थी फॉरेन एक्सचेंज की, तो उसकी सेविंग के लिए हमें इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना पड़ा। दूसरा, अचीविंग सेल्फ रिलायंस, हम एक आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंट बनना चाहते थे, उसके लिए भी दैट्स वाई इस अडॉप्ट की गई। ये इसके थे आपके पास बेसिक एम। तो इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए तब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक टैरिफ एंड कोटा, उसको प्रोटेक्शन कैसे दी गई, टैरिफ एंड कोटा। और ये होता क्या है ये भी आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ क्या होता है? टैरिफ रेफर्स टू टैक्सेस लेविड ऑन इम्पोर्ट्स गुड्स। टैरिफ का मतलब जो इम्पोर्ट्स की गुड्स पे टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस समय जो टैरिफ था उसको, उसका रेट काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया। पर्पस क्या था, एक तो हम इम्पोर्ट को एक्सपेंसिव कर दें, ठीक है, दूसरा एक्सपेंसिव करेंगे तो नेचुरली उसको डिस्करेज करना था उनके यूजेस को, कि हम अपने गुड्स को इम्पोर्ट ना करके अपनी कंट्री में ही उसकी प्रोडक्शन करें। दैट टैरिफ अप्लाई किया गया। दूसरा, कोटा का मतलब होता है रेफर्स टू नॉन टैरिफ, ये यानी कि कोटा नॉन टैरिफ है। टैक्स किस पे लगता था? रेफर्स टू नॉन टैरिफ बैरियर्स इम्पोज्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट। जो हमने इम्पोर्ट पहले गुड्स करते थे ना, एक तो गवर्नमेंट ने उस पर टैरिफ लगा दिया, टैक्स, ये नॉन टैरिफ है कोटा, यानी कि बैरियर कैसे रुकावट डाली, एक मतलब क्वांटिटी के ऊपर एक मतलब इम्पोज एक फिक्स कर दी, ठीक है ना। रेफर्स टू नॉन टैरिफ बैरियर्स है इम्पोज ऑन द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट। जो गुड्स की हम प्रोडक्शन इम्पोर्ट करते थे उसकी क्वांटिटी पे एक बैरियर लगा दिया। कैसे? यानी कि उसकी फिक्स कर दी, मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी गई कि हम इससे ज़्यादा इम्पोर्ट इतनी क्वांटिटी में करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो यानी कि गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी की प्रमोट करने के लिए ये दो प्रोटेक्शन पॉलिसीज अपनाई, टैरिफ एंड कोटा। क्लियर? व्हाट इज टैरिफ? टू रेफर टैक्सेस, यानी कि टैक्सेस लगा के उसको कॉस्टली कर दिया, ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिया, ठीक है। दूसरा, ये नॉन टैरिफ बैरियर थे, ये उसकी मतलब पॉलिसीज थी। तो पर्पस क्या था, कई बार आपको ये आर्गूमेंट इन फेवर और अगेंस्ट, जो हमने आज इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर के बारे में पढ़ा है, पूछा जाता है कई बार इनके फेवर और अगेंस्ट क्या थे। और सिंपली अगर फॉरेन ट्रेड के बारे में देखा जाए तो जो फेवर में क्या था, फेवर में तो ये आपने क्लियर डिस्कस कर लिया, सेविंग ऑफ प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, अचीविंग सेल्फ रिलायंस था। दूसरा फेवर में पॉइंट इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस का मतलब एक स्वदेशी की भावना लोगों में पैदा होती है। तो फिर अंदर जो हमारी इकोनॉमी के अंदर, जो इंडिया के अंदर तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ठीक है ना। और अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट क्या थे, ठीक है, अगेंस्ट ये थे कि जो देखो हमारे पास रिसोर्सेज पहले लिमिटेड थे, हर मतलब इकोनॉमी में परफेक्शन ही होती कि हम खुद ही सारी गुड्स की प्रोडक्शन कर लें, ठीक है ना, हमें दूसरों से गुड्स इम्पोर्ट करनी ही पड़ती है। तो दैट्स वाई एक तो सोर्सेज थे, स्कार्स थे, उनकी स्कार्सिटी के कारण हमें ये काफ़ी कॉस्टली पड़ी हर चीज़ की प्रोडक्शन, ठीक है। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी जो पॉलिसी थी मोर कॉस्टली थी। एक तो फिर लैक ऑफ कंपटीशन था, केवल लैक ऑफ कंपटीशन भी ज़रूरी होता है। अगर आपको पता है मेरा किसी के साथ कंपटीशन है तो अच्छे मतलब अपनी पूरी जान लगा देते हो उसको फिर जीतने में, अच्छा करने में, ठीक है, कंपटीशन होता है। जब लैक ऑफ कंपटीशन नहीं होता, जो लैक ऑफ कंपटीशन मतलब कंपटीशन की फीलिंग नहीं होती, तो आपके पास नेचुरली जो आपकी एफिशिएंसी है वो डाउन जाती है, ठीक है। ये थी आपके पास जो 1950 से 1990 के बीच में जो गवर्नमेंट का इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड। नो डाउट मेरिट्स भी थे, डीमेरिट्स भी थी इसकी। तो मतलब फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि जो उनका रोल है डोमिनेट, उनको थोड़ा सा अपना रोल को कम करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, लोगों को थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरलाइजेशन देनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने फिर उसके लिए एक 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की। न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी इन 1991, NEP शॉर्ट फॉर्म, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी है, आपको 3-4 मार्क्स में शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो आप उसका मीनिंग क्या, मतलब एम क्या थे, क्या क्या प्रोटेक्शन पॉलिसीज थी, आर्गूमेंट इन फेवर अगेंस्ट, पूरा आपका एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी 3-4 मार्क्स में, ठीक है, क्लियर। तो शॉर्ट टर्म तो काफ़ी सारी हैं, व्हाट इज कोटा, व्हाट इज टैरिफ,
व्हाट इज इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सारा मीनिंग, ठीक है। कुछ भी आपको पेपर में पूछा जा सकता है, तो प्लेलिस्ट में आप कॉन्टीन्यूटी में अगर आपका लेक्चर्स मिस हैं तो आप वहाँ से उसको अटेंड कीजिए, और कॉन्टीन्यूटी इज मस्ट, ठीक है। तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंडियन इकोनॉमी के वी विल डिस्कस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टिल प्रिपेयर दिस। हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, डिटेल प्रैक्टिस कीजिए इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। बाय।